बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला बना रहा है और ये टॉपिक ऐसा है कि इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए बगैर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरे नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज़ में और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इसके कवर किए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो आप याद करने से या सिंपल मेमोराइज करने से आप इसको पेपर में सही तरह से अटैम्प्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको इसको पूरा मेथड जब तक ना आता हो कि रिडॉक्स इक्वेशंस कैसे बैलेंस की जा सकती हैं, आप इस टॉपिक में पेपर में पूरे नंबर नहीं ले सकते। अगर आप इस टॉपिक को अपने फिंगर टिप्स पे करना चाहते हैं तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग जो है वो नॉर्मल इक्वेशन से काफ़ी डिफरेंट होती है। कुछ स्टेप्स हैं जो हम नॉर्मल इक्वेशंस की तरह ही फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो नॉर्मल इक्वेशंस की तरह बैलेंस नहीं होते। तो अगर हमने रिडॉक्स इक्वेशंस की बैलेंसिंग को सीखना है अच्छी तरह से, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी वो ये है कि रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो जब भी बेटा आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करें, तो सबसे पहले प्लीज़ इस तरफ अटेंशन रखें क्वेश्चन में कि आपको किस मेथड से रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने को कहा गया है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ अक्सर बच्चे जल्दी में मिस्टेक कर जाते हैं। वो ये है कि रिडॉक्स इक्वेशन दो तरह से जो है वो बैलेंस की जा सकती हैं, जिनमें से एक मेथड हमारे पास जो है उसको हम रिडॉक्स मेथड कहते हैं। वन ऑफ द मेथड टू बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशन इज नोन एज रिडॉक्स मेथड, और दूसरा मेथड जो हम यूज़ करते हैं रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा, अब आपको जो चीज़ मेरा बेटा यहाँ पे जहन में रखनी है वो ये है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज़ आल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड। तो पेपर में अगर लिखा हो कि ये इक्वेशन आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करनी है, तो आपने समझ जाना है कि यू नीड टू फॉलो द हाफ रिएक्शन मेथड ओवर हियर। या आपको रिडॉक्स मेथड से इक्वेशन बैलेंस करने को कहा गया है तो आपने उस पर भी फोकस रखना है, क्योंकि इन दोनों मेथड्स के इनिशियल स्टेप्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। बच्चे क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं कि बैलेंस करें रिडॉक्स इक्वेशन को, लेकिन वो अगले पार्ट पे तवज्जो नहीं देते कि रिडॉक्स इक्वेशन को किस मेथड से बैलेंस करें, या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें या रिडॉक्स मेथड से बैलेंस करें। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ के ऊपर तवज्जो रखनी है। तो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बैलेंसिंग करना सिखा दूँ तो वो आपके लिए कभी भी यूज़फुल नहीं होगी, वो एक रटी रटाई चीज़ बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बैलेंसिंग दोनों मेथड्स की आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाए, तो आपको मैं इन दोनों इक्वेशंस की बैलेंसिंग के प्रिंसिपल और स्टेप्स बताऊंगी कि बेसिकली ये दोनों मेथड्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और दूसरा कि जो इनको दोनों मेथड्स को करने के स्टेप्स क्या हैं। तो जब हम इन मेथड्स के प्रिंसिपल्स और स्टेप्स को समझ जाएंगे तो कोई भी इक्वेशन बोर्ड वाले हमें दे दें, इस टॉपिक को करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो बेटा, सबसे पहले जो रिडॉक्स मेथड है उसकी हम जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये मेथड किस प्रिंसिपल पर, किस असूल पर काम करता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो रिडॉक्स मेथड का बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो प्रिंसिपल है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total number of electrons lost by one element, total number of electrons lost by one element must be equal to the total number of electrons gained by another element। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है?
इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपकी जो भी रिडॉक्स इक्वेशन है, आप जब उसको बैलेंस करोगे तो एक्चुअली आप किस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे? आप बैलेंस करने की कोशिश इस चीज़ में करोगे कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वाइल ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के दौरान उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना चाहिए। यानी अगर आपको नज़र आ रहा है कि इक्वेशन की एक साइड पे ऑक्सीडेशन हुई है और 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, और जब आप इक्वेशन की अपने जो दूसरा एलिमेंट है उस पर जब नज़र डालते हो तो आपको ये लगता है कि उसकी रिडक्शन हुई है, लेकिन वहाँ पे गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है और गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है दूसरे एलिमेंट में, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो इस चीज़ पे काम करेगा कि इलेक्ट्रॉन जितने लूज हुए हैं और जितने गेन हुए हैं वो दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। अब हम डिफरेंट स्टेप्स में सीखेंगे कि ये नंबर हम बराबर कैसे करेंगे, कि अगर 2 का लॉस हो रहा है और 5 का गेन हो रहा है, या 3 का लॉस हो रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हमने बैलेंस कैसे करना है, ये हमने इसके जो मेथड है इसके स्टेप्स में सीखेंगे। बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये है कि आप जब भी इस इक्वेशन को रिडॉक्स मेथड से बैलेंस करो तो आप ये ट्राई करो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost by one element during oxidation should be equal to the number of electrons gained by another element, जो कि उस वक्त क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। और जब आप ये वाला काम कर लोगे, जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको बैलेंस कर लोगे, तो उसके बाद आपकी जो बाकी इक्वेशन है उसको बैलेंस करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द इक्वेशन जो होगी वो आप बैलेंस करोगे बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो सेकंड आप यहाँ पे इस पे जो चीज़ आपने फॉलो करनी है वो ये है कि बैलेंस रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड क्या है? इंस्पेक्शन मेथड वही है जो आप जनरली किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हो, कि दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको कोई कमी नजर आती है तो आप कोई कोफिशिएंट वगैरह लगा देते हो और उस तरह से आप उस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हो। तो रिडॉक्स मेथड का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन ड्यूरिंग द रिडक्शन, वो हर सूरत आपने इक्वल करने हैं। सबसे पहले जब आप वो इक्वल कर लोगे उसके बाद आप बाकी इक्वेशन को इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस कर लोगे। लेकिन जब हम बात करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा हट के है इस सारे मेथड से जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमने ये करना है कि स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। इसका जो हमारे पास पहला स्टेप बनेगा वो ये है कि स्प्लिट द रिएक्शन into 2 half reactions। आप देख सकते हो कि इसके नाम में भी ये चीज़ मेंशन है, इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। यानी कि जो रिडॉक्स इक्वेशन आपने बैलेंस करनी है, सबसे पहले उसको 2 हिस्सों में आपने स्प्लिट करना है। वो 2 हिस्सों में आपके स्प्लिटिंग जो है वो क्या होगी, एक रिएक्शन आपके पास जो होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा इक्वेशन आपके पास कहलाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये आपने अच्छी तरह से बेटा याद रखना है कि सबसे पहले आप इक्वेशन को स्प्लिट करोगे, ऑक्सीडेशन वाले हिस्से को अलग कर लोगे और जो रिडक्शन वाला हिस्सा है उसको आप अलग कर लोगे। तो जब आप ये काम कर लोगे और उसको आप बैलेंस करोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि इन दोनों हाफ रिएक्शंस को आप बैलेंस करोगे। अब वो बैलेंसिंग कैसे होगी वो हम सारे स्टेप्स अभी सीखेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद जो आप थर्ड स्टेप यहाँ पे फॉलो करोगे वो ये होगा कि आप दोनों जो आपकी हाफ रिएक्शंस थी उनको आपने कंबाइन कर लेना है। तो उसके बाद हम लिख लेते हैं then combine the 2 half equations, then combine the 2 half इक्वेशंस। वो जो हाफ रिएक्शंस हैं या हाफ इक्वेशंस हैं आप उनको क्या कर लोगे, कंबाइन कर लोगे। और लास्ट में जब ये दोनों आप इनको वापस कंबाइन कर लोगे तो यहाँ पे भी जो आपका आखिरी स्टेप होगा वो यही होगा कि आप जो बाकी इक्वेशन बच गई है उसको आप इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस कर लो। बैलेंस रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन
मेथड। अच्छा, अब आपके जहन में लाजमी यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही होगी कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग का जिक्र किया गया है वो क्या थी और ये जो बैलेंसिंग है वो क्या है। तो यहाँ पे इस फर्क को आप बेटा यहाँ पे समझ लो कि ये बैलेंसिंग नॉर्मल तरीके की बैलेंसिंग नहीं है। इसमें हम स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जो अभी अभी मैं आपको जब स्टेप्स पढ़ाऊंगी इन दोनों मेथड्स के तो उसमें बताऊंगी कि वो क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। और ये जो इंस्पेक्शन मेथड है ये तो वही नॉर्मल मेथड है, दोनों साइड पे जो हम नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स को बराबर करने के लिए हमेशा से यूज करते आए हैं, कोफिशिएंट्स वगैरह लगाते हैं, तो ये तो नॉर्मल वाला मेथड है। लेकिन यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग हम करेंगे, ये एटम्स किस तरह से बैलेंस किए जाएंगे, ये टोटली एक नया और डिफरेंट मेथड है और ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि इस लेक्चर में हम आगे चलें, यहाँ तक हम इसको कंक्लूड करते हैं कि रिडॉक्स मेथड में जो पहला फोकस है वो इस बात पे है कि ऑक्सीडेशन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है और रिडक्शन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, ये दोनों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बराबर होने चाहिए, आपको बराबर करने हैं। जब आप वो बराबर कर लोगे तो बाकी इक्वेशन को आप रवायती तरीके से बैलेंस कर लोगे। लेकिन जब आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड की बात करोगे बेटा, तो वहाँ पे ये सारा तरीकाकार डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप उस रिएक्शन को स्प्लिट करोगे दो हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और फिर स्पेशल स्टेप्स जो भी हम सीखेंगे उनको फॉलो करते हुए आप उन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करोगे। जब वो बैलेंस हो जाएंगी फिर उन हाफ रिएक्शंस को फिर से कंबाइन करोगे और फिर से कंबाइन करने के बाद जो आपको लगे कि जहाँ पे जिस चीज़ की कमी बेशी आ रही है उसको आप इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस कर लोगे। अब इन दोनों मेथड्स में जो स्टेप्स फॉलो होते हैं, मेथड्स मैंने आपको बता दिए, उन मेथड्स में यूज़ होने वाले प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए। अब इन दोनों मेथड्स में जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो स्टेप्स समझ जाते हो मेरा बच्चा, तो बोर्ड में कोई भी इक्वेशन आपके सामने आ जाए आपके लिए उसको बैलेंस करना बहुत ही आसान होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स टू फॉलो while balancing steps to follow while balancing of redox equations। अब हमें ये पता है कि हमने दो तरीकों से बैलेंसिंग करनी है, तो दोनों तरीकों में हमारे पास जो स्टेप्स होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम उनको अलग अलग दो कैटेगरीज में कर लेते हैं। पहले हम जो स्टेप्स हैं वो रिडॉक्स मेथड जो है उसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखते हैं कि जब भी हमने रिडॉक्स मेथड को हम फॉलो कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशन, तो उसके जो स्टेप्स होंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास पहला स्टेप आता है किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को रिडॉक्स मेथड से बैलेंस करने का, वो ये है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम्स। स्टेप वन इज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम्स। क्या आपके सामने जो भी रिडॉक्स इक्वेशन आ गई है उसके अंदर जो जो एटम्स हैं उनका सही सही आप उनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो। बेटा ये स्टेप बहुत ही क्रूशल स्टेप होता है। अगर आप किसी एक एटम का भी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने में कोई गलती कर दोगे तो आगे आपकी पूरी इक्वेशन की बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दोगे उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। आइडेंटिफाई elements changing oxidation नंबर। आप उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो कि किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि रिडॉक्स इक्वेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होगा। जो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड पे होगा, प्रोडक्ट साइड पे भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स वो हैं जो ना तो ऑक्सीडाइज हुए होते हैं ना तो रिड्यूस हुए होते हैं। वो वाले एलिमेंट्स, सपोज अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और है और प्रोडक्ट साइड में उसका ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और है, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनको आपस में ज्वाइन कर लें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपने एक ब्रिज या एक लाइन जिसको आप कह रहे हो वो ड्रॉ करोगे। वो किसके दरमियान होगी? ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ड्रॉ अ ब्रिज, और लाइन कह लो, ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन एटम्स, ड्रॉ अ ब्रिज between atoms undergoing change in oxidation नंबर। तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लिया, फिर आपने ये चेक कर लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे चेंज हो रहा है कि वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे चेंज हो रहा है कि वो रिड्यूस हो रहे हैं। उस तरह के एलिमेंट्स को आप ब्रिज या इस तरह की एक लाइन के थ्रू क्या कर लो, कनेक्ट कर लो। लाइक ए यहाँ पर है और ए डैश यहाँ पर है। अगर ये ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आप इस तरह के ब्रिज, इस तरह की लाइन के साथ इसको क्या कर लो, कनेक्ट कर लो। जब आप ये काम कर लोगे तो फिर आप देखो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय ईच एलिमेंट वो कितने हैं, यानी कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, और जो एलिमेंट रिड्यूस हुआ है उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो आप सबसे पहले वो जो ऑक्सीडेशन नंबर है फिर उससे ये वाली चीज जो है आप इंडिकेट करोगे। तो अगला आपका स्टेप बनेगा indicate number of electrons gained or lost by each atom, अब आपने जब ये देख लिया कि जो ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ था और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ था, तो अगर तो ये लॉस और गेन बराबर हुआ तो फिर तो लकीली आपको कोई भी फर्दर स्टेप यहाँ पे इस वक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इक्वेशन को आप इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस कर लोगे कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हुआ है और 3 का ही गेन हुआ है, या 5 का लॉस हुआ है 5 का ही गेन हुआ है, तो फिर आप उससे आगे इक्वेशन को सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस कर लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर जो इलेक्ट्रॉन लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या होगा? वो ये होगा कि इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल नंबर। यहाँ पे स्टेटमेंट को आप नोट कर लें। इक्वलाइज बराबर करें, इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी गेन या जो लॉस हुआ है जिनका, इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सूटेबल नंबर। कोई आप सूटेबल नंबर देखोगे और उस सूटेबल नंबर के साथ आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि अगर आपके पास, आप यूँ कह लो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो लॉस हुआ था और 5 इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, गेन हुआ है, तो आप इनको बैलेंस करने का एक ही तरीका हो सकता है कि 3 को आप जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, और 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपके पास जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 15 हो जाएगा। तो जो भी, अगर आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस है या जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, अगर वो बराबर नहीं है तो उसको आप किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो और उस लॉस या इलेक्ट्रॉन को, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो जब आपका लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, बराबर हो गया, तो उसके बाद अब आपके लिए कोई मसला नहीं है। बाकी इक्वेशन को आप इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करोगे, सिंपल मेथड से, जिस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो लास्ट में जब ये मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया था कि रिडॉक्स मेथड का प्रिंसिपल यही है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन जो है वो बराबर करो। वंस इट इज डन, उसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे कि हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है कि अगर किसी इक्वेशन को हमने रिडॉक्स मेथड से बैलेंस करना है तो हमें उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब बोर्ड के एग्जाम में कोई भी इक्वेशन आपको वो दे दें तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आराम से रिडॉक्स इक्वेशन को इस मेथड से बैलेंस कर लोगे। अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। जी बच्चों, अब हम देखते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या जिसको हमने हाफ रिएक्शन मेथड कहा था, इस मेथड में जब हम किसी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने लगते हैं तो बच्चों अब हम ये यहाँ पे देखते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको हमने हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा था, इस मेथड को करने के लिए हमें यहाँ पे कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, इनको भी हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे जो आपको स्ट्रेंज और बहुत ही मज़े का स्टेप लगेगा वो नॉर्मल से बहुत ही डिफरेंट है। मैंने आपको ये बताया था कि इस मेथड में सबसे पहले इसका प्रिंसिपल ये है कि आप उस मेथड को हाफ रिएक्शन मेथड में क्या करो, स्प्लिट करो। तो जब हमने सबसे पहले इक्वेशन को टू हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर लिया, दो स्टेप्स हमने उसको अलग कर लिए, तो उसके बाद हमने ये कहा था कि हम उस इक्वेशन को जो है वो स्प्लिट करने के बाद उसको ज़रा बैलेंस करेंगे और उसके बाद उसको कंबाइन करेंगे। अब वो बैलेंसिंग नॉर्मल बैलेंसिंग से हट के है। वो बैलेंसिंग क्या है कि आमतौर पर तो जब आपको कोई एटम बैलेंस करना होता है तो आप उसके आगे क्या लगाते हो, कॉफिशिएंट उसके साथ कॉफिशिएंट लगाते हो। यहाँ पे अभी जो ये स्टेप्स हैं ये थोड़े से क्या है, डिफरेंट है। अब वो डिफरेंस क्या है कि अगर आपको कहीं पे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो बड़े यहाँ पे मजे की बात है कि ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करोगे। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंस यानी आपने कोई कॉफिशिएंट नहीं लगाना, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर। यानी कि इसको आप यूं समझो कि इक्वेशन की जो आपकी एक साइड रिएक्टेंट वाली साइड होती है और एक साइड प्रोडक्ट वाली साइड है। अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे आपके पास जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, सपोज मैं ये कहती हूँ कि सम हाउ वो ऑक्सीजन एटम 3 हैं और आपको प्रोडक्ट साइड पे जो है वो ऑक्सीजन एटम जो है वो 1 है, तो यहाँ प्रोडक्ट साइड पे आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे उसको 3 करोगे, यहाँ पे आप 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे। अब आप जब 2 वाटर ऐड करोगे तो हर वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो दूसरी ऑक्सीजन आपके पास कहाँ से है, एक ऑक्सीजन पहले से मौजूद थी, 2 आपने वाटर ऐड किए हैं, 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिल गई, 2 + 1 टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई, 3 ऑक्सीजन हो गई। तो चाहे रिएक्टेंट साइड पे चाहे प्रोडक्ट साइड पे, जिस भी साइड पे आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी उस साइड पे आप वाटर को ऐड करोगे। लेकिन यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम देख रहे होगे कि जिस साइड पे आप वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर की वजह से ऑटोमेटिकली उस साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस मसले को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रॉब्लम को सुलझाते हुए आपके सामने दूसरी प्रॉब्लम आ गई है। आपने पहले ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश की, जिस साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कम थे वहां पे आपने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करें, क्योंकि हर एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होती है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि साथ साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो वाटर में मौजूद है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब आप उनको कैसे बैलेंस करोगे, वो आप बैलेंस करोगे बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग प्रोटॉन्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग प्रोटॉन्स, H पॉजिटिव। आपने जिस साइड पे आपको हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए 2 प्रोटॉन ऐड करें, 3 हाइड्रोजन चाहिए 3 प्रोटॉन ऐड करें, 10 हाइड्रोजन चाहिए 10 प्रोटॉन ऐड करें। तो जिस साइड पे आपको हाइड्रोजन चाहिए होगी उस साइड पे आप प्रोटॉन्स ऐड करोगे। और जो बाकी इक्वेशन है उसके बाद बाकी इक्वेशन को कन्वेंशनल मेथड से बैलेंस करने से पहले आप बैलेंस करोगे नेट चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन रिक्वायर्ड साइड। बैलेंस नेट चार्ज टोटल चार्ज, ये अभी मैं आपको समझाती हूँ इससे क्या मुराद है। बैलेंस नेट चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रिक्वायर्ड साइड। इस बात का मतलब बच्चों ये है
कि आपके पास रिएक्टेंट की साइड पे जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब के ऊपर जो चार्जेस हैं आप उनका सम निकालोगे, और प्रोडक्ट की साइड पे भी जितने भी आपके पास चीज़ें हैं आप उन स्पीशी हैं उन सब के चार्जेस का क्या निकालोगे, सम निकालोगे। तो अगर तो इक्वेशन की राइट और जो लेफ्ट साइड है उस दोनों साइड पे जो चार्जेस का सम है वो सेम है, यानी कि अगर सेम से मुराद ये है कि अगर इस तरफ आपके पास +12 है तो इस तरफ आपके पास क्या होना चाहिए, -12 होना चाहिए, ताकि ओवरऑल टोटल सम जो हो जाए 0 हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इस साइड पे +12 है और प्रोडक्ट की साइड पे जो नेट चार्ज सब चीज़ों के सब मॉलिक्यूल्स के ऊपर से आपसे निकाला है, सपोज वो आपके पास क्या है, -10 है। तो अब आप ये सोचो कि आप नेट चार्ज को कैसे बैलेंस कर सकते हो। आपके पास सिर्फ यही तरीका है कि यहाँ पे जहाँ पे +12 चार्ज है, जहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, वहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हम ये लेंगे कि -2 चार्ज, तो +12 -2 आपके पास जब आप इसको काउंट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा +10। तो जिस साइड पे रिक्वायर हो, ऑन द रिक्वायर्ड साइड का मतलब है कि जिस तरफ आपने चार्ज को, ओवरऑल नेट चार्ज को थोड़ा कम करना है, उस साइड पे आप उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है, ईच इलेक्ट्रॉन पे -1 कंसिडर करते हुए आप जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उस हिसाब से उस साइड से जो टोटल सम है वो कम हो जाएगा, और इक्वेशन दोनों साइड से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जब आप ये काम कर लोगे तो जो लास्ट स्टेप अगेन आपके पास वही है, इंस्पेक्शन मेथड है। बाकी इक्वेशन को आप इंस्पेक्शन मेथड से जो है आराम से बैलेंस करोगे, जो भी आपका रिवायती तरीका है। तो ये वाले स्टेप्स बच्चों जब आप फॉलो करोगे तो किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग में आपको कोई मसला नहीं होगा। अभी आप जैसे ही इसके रिलेटेड एग्जांपल्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे वो करोगे, आप देखोगे कैसे इन स्टेप्स को हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में रह भी गई है तो वो जब हम स्टेप वाइज इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो सारी इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो तो प्लीज़ हमारे नेक्स्ट लेक्चर को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।